सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 4 अगस्त से 7 अगस्त तक संस्कृत शिक्षा विभाग की व्याख्याता परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। अलग अलग विषयों के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी परीक्षाओं में जीके का यानी फर्स्ट पेपर का प्रश्न पत्र एक ही आयोजित होगा। वह प्रश्न पत्र कैसा आ सकता है, उसके लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अनुसार कुल 75 प्रश्न रखे गए हैं। पिछली भर्ती परीक्षाओं में, व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं में फर्स्ट पेपर का जैसा स्तर आ रहा है, उसी के अनुरूप हमने इस मॉडल प्रश्न पत्र को बनाने का प्रयास किया है, या यूँ कहें उससे भी कहीं बेहतर स्तर हमने इस पेपर को देने का प्रयास किया है। यदि कोई अभ्यर्थी 75 प्रश्नों के इस प्रश्न पत्र में से 35 से 40 तक भी सही कर पाता है, या यूँ कहें 35 प्रश्न भी यदि वो सही कर लेगा, तो मैं मानूंगा कि वह फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है और अच्छी तैयारी के साथ में वह भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहा है। लेकिन यदि आप 30 तक भी स्कोर कर पाते हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याख्याता भर्ती परीक्षा की पिछली मेरिट्स को हम देखते हैं तो ज़्यादातर मेरिट्स में फर्स्ट पेपर में जिन अभ्यर्थियों ने 30 तक भी प्रश्न सही कर दिए हैं वो योग्यता सूची में या चयन सूची में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 30 से 40 प्रश्नों का स्कोर एक बेहतर स्कोर होता है, अच्छा स्कोर होता है। तो आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार अपनी तैयारी का आकलन कर लेना है कि हम कितनी तैयारी कर पाए हैं और अब हमें कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में आप अपनी तैयारी का आकलन दे सकते हैं और नई रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार। अपने रजिस्टर में 1 से 75 तक के अंक लिख लीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न के सामने अपना संभावित उत्तर भी आप लिखेंगे। संभावित उत्तर लिखने के बाद में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। फिर अंत में आप मिलान करके देख लेंगे। यदि आपका स्कोर 75 में से 35 तक पहुंच गया है तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आपने अच्छी तैयारी की है। तो चलिए, आ रहा है पहला प्रश्न आपके सामने। जो प्रश्न हम यहाँ ले रहे हैं इनमें 4 विकल्पों में 4 कथन या कुछ योजक खंड दिए गए हैं। इनमें से आपको उस तथ्य का, उस विकल्प का या उस कथन का चयन करना है जो असुमेलित है या जिसमें सही सत्य कथन नहीं कहा गया है। पहला प्रश्न है, इसमें 2 खंड हैं। एक तरफ विवरण या अवधारणा लिखी गई है और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक लिखे गए हैं। बताना है कौन से में सही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है, पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा प्रकट करने वाले हैं लूथर गुलिक। दूसरा है, PO CCC के प्रतिपादक हैं हेनरी फेयोल। गैंग प्लांक, जिसको हिंदी में पुल व्यवस्था भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक बताए गए हैं लेविस मेरियम। और चौथा ऑप्शन है, कुशल प्रशासन के 14 सूत्र, इसके प्रतिपादक हैं हेनरी फेयोल। इनमें से कौन सा असुमेलित है ये बताना है। पोस्ट कॉर्ब लूथर गुलिक, PO CCC हेनरी फेयोल, गैंग प्लांक या पुल व्यवस्था लेविस मेरियम की, कुशल प्रशासन के 14 सूत्र हेनरी फेयोल। इसका सही उत्तर आपने लिख लिया होगा। अब मैं बता देता हूं। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, गैंग प्लांक। पुल व्यवस्था के प्रतिपादक लेविस मेरियम नहीं है अपितु हेनरी फेयोल माने जाते हैं। अगर लेविस मेरियम की जगह हेनरी फेयोल लिखा हुआ होता तो ये सही उत्तर माना जाता। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने। एक तरफ लिखी हुई है शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा और दूसरी तरफ वह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। पहली परिभाषा है, पहला विकल्प है, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी प्रत्येक संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है।
सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी प्रत्येक संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। ये जेडी मुनि ने कहा। दूसरा, शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है, वह एजेंसी है जिसके माध्यम से नीतियों के क्रियान्वयन का आयोजन तथा पर्यवेक्षण किया जाता है। यह परिभाषा जी.ई. मिलवर्ड ने दी है। तीसरा आ रहा है, शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों का क्रमबद्ध रूप में विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। ये ढांचा शब्द लिखा हुआ है यहाँ। शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों का क्रमबद्ध रूप में विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। ये लूथर गुल्ली का कथन बताया गया है। और एक कथन है, ऐसी प्रक्रिया जिसका संबंध संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों के सफल संचालन से हो उसके व्यावहारिक रूप को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। ये कथन पिफनर ने लिखा है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं लिखा गया है। विकल्प ए या विकल्प बी या विकल्प सी या फिर विकल्प डी। कौन सी परिभाषा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। 4 नंबर विकल्प में जो परिभाषा लिखी गई है शैक्षिक प्रबंधन की, वह पिफनर के द्वारा नहीं लिखी गई है। पिफनर के बजाय इसका सही उत्तर है जे.वी. सीयर्स। जे.वी. सीयर्स के द्वारा यह कथन लिखा गया है या यह परिभाषा लिखी गई है। जे.वी. सीयर्स लिखा हुआ होता तो यह सही उत्तर माना जाता। तीसरा प्रश्न, एक तरफ है अधिकारी का पदनाम और दूसरी तरफ है स्तर या रैंक। किस स्तर का, किस रैंक का वह अधिकारी होता है शिक्षा विभाग की नवीन ढांचे के अनुसार? पहला ऑप्शन है संभाग स्तर पर शिक्षा का मुख्य अधिकारी, संयुक्त निदेशक। जिला स्तर पर शिक्षा का मुख्य अधिकारी, उपनिदेशक। ब्लॉक स्तर पर शिक्षा का मुख्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का। ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा का मुख्य अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर का। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। संभाग पर संयुक्त निदेशक जेडी, जिला स्तर पर उपनिदेशक डीडी, ब्लॉक स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। इसका सही उत्तर 4 नंबर। ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा का मुख्य अधिकारी बीईओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नहीं होता है, अपितु पीईईओ पंचायत अधिकारी, पंचायत पदेन अधिकारी के नाम से उसको पुकारा गया है। तो पीईईओ है वो ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। बाकी आजकल की नई व्यवस्था के अनुसार जो 9 शिक्षा संभाग हैं, संभाग पर जेडी जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक बैठता है। प्रत्येक जिले में एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होता है, वह उपनिदेशक स्तर डीडी रैंक का होता है। ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदनाम है लेकिन वह जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का लगाया जाता है। और ग्राम पंचायत स्तर पर पीईईओ होता है जो प्रधानाचार्य या संबंधित यदि सेकेंडरी स्कूल है तो प्रधानाध्यापक भी हो सकता है। चौथा प्रश्न, एक तरफ है अवधारणा, दूसरी तरफ तथ्य या प्रतिपादक। जैसे आधुनिक विश्व प्रबंधन के जनक, पहला विकल्प आधुनिक विश्व प्रबंधन के जनक हेनरी फेयोल हैं। आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक अरिंदम चौधरी हैं। भारत में आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक लॉर्ड मेकाले और प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर।
पीटर ड्रिकर। बताएं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधुनिक विश्व प्रबंधन के जनक हेनरी फेयोल, आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक अरिंदम चौधरी, भारत में आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले और प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रिकर। सही उत्तर, इसमें सही उत्तर है 3 नंबर। भारत में आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले नहीं है, अपितु राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेज थे, उन्होंने नई शिक्षा पद्धति जरूर 1835 ईस्वी में प्रतिपादित की थी, लेकिन वास्तविक रूप से आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक राजा राम मोहन राय हैं। फिर आते हैं 5वां प्रश्न है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? शिक्षा निदेशालय बीकानेर के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। ये सभी स्कूल मैनेजमेंट के प्रश्न आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है, वैदिक काल में सरस्वती नदी के किनारे पर बीकानेर में ऋग्वेद की रचना होने के कारण उसका ऐतिहासिक महत्व मानते हुए आज़ादी के बाद राजस्थान में बीकानेर को शिक्षा विभाग का मुख्यालय बनाया गया था। दूसरा, शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में इसे प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के नाम से जाना जाता था। तीसरा ऑप्शन, 1997 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा को अलग अलग कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी 1998 को प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अलग अलग निदेशालय स्थापित कर दिए गए। चौथा, वर्तमान समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पुनः माध्यमिक शिक्षा निदेशक का लिंक अधिकारी बना दिया गया है। 4 कथन आपके सामने हैं। इन चारों में से जो असत्य है उस कथन का चयन करना है। पढ़ लीजिएगा एक बार, बड़ी कथन है, आपके सामने स्क्रीन पर कथन आ रहे हैं। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। वर्तमान समग्र शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पुनः माध्यमिक शिक्षा निदेशक का लिंक अधिकारी बना दिया गया है, ये असत्य कथन है। इसको उल्टा लिखा है, प्रारंभिक की जगह पर तो माध्यमिक होना चाहिए और माध्यमिक की जगह पर प्रारंभिक होता तब सत्य हो जाता। यानी सही कथन तो ये है कि वर्तमान समग्र शिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पुनः प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का लिंक अधिकारी बना दिया गया है। ये होता तो सही होता, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए इसको असत्य कथन माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 6ठा प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में 9 शिक्षा मंडल संचालित हैं। शिक्षा मंडल का प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी संयुक्त निदेशक होता है। ये 4 कथन आएंगे, 4 में से जो असत्य है वो हमें छांटना है। पहला कथन आ रहा है, वर्तमान में राजस्थान में 9 शिक्षा मंडल हैं। शिक्षा मंडल का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त निदेशक होता है। दूसरा, बीकानेर व पाली 2 नए शिक्षा मंडल हैं। ये दोनों जून 2014 से अस्तित्व में आए हैं। फिर है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर उदयपुर शिक्षा मंडल के अंतर्गत आते हैं, जबकि करौली व सवाई माधोपुर भरतपुर मंडल में आते हैं। चौथा, सीकर व झुंझुनू चूरू मंडल के अंतर्गत, जबकि सिरोही व जालोर पाली मंडल के अंतर्गत आते हैं।
इन चारों में से असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। बीकानेर व पाली 2 नए शिक्षा मंडल हैं, ये सही बात है, लेकिन ये दोनों जून 2014 में नहीं, जून 2013 में अस्तित्व में आए थे। 14 की जगह 13 लिखा हुआ होता तो ये सही कथन होता। 2014 यहाँ गलत लिख दिया गया है, इसलिए इसको सही उत्तर माना जाएगा। 7वां प्रश्न SIERT उदयपुर के संबंध में आ रहा है। जो असत्य कथन है वो बताना है। पहला है SIERT उदयपुर की स्थापना 11 नवंबर 1978 ईस्वी को प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। SIERT उदयपुर की स्थापना 11 नवंबर 1978 को प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा, समग्र शिक्षा अभियान लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर SIERT से नाम बदलकर RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर कर दिया गया है। 14 अगस्त 2018 से इसका नाम बदल करके RSCERT कर दिया गया है। तीसरा, SIERT जनवरी 2002 से निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है, परंतु इसे स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दिया गया है। यह राजकीय संस्था नहीं है। और चौथा, यह राजस्थान में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाने वाली संस्था है। इन चारों में से जो असत्य कथन है उसका चयन कर लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। इसमें सही उत्तर होगा 4 नंबर। यह राजस्थान में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था है। ये गलत कथन लिखा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन SIERT उदयपुर नहीं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर में है वो इसका आयोजन करवाता है। तो 4 नंबर को असत्य कथन माना जाएगा। 8वां प्रश्न, इसमें भी असत्य कथन हमें बताना है। पहला है, विश्व स्तर पर शाला मानचित्रण की अवधारणा सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में फ्रांस में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा, भारत व राजस्थान में जून 1992 ईस्वी में स्वीडन के सहयोग से लोक जुम्बिश योजना आरंभ की गई थी। उसी के द्वारा यहाँ शाला मानचित्रण की अवधारणा का विकास किया गया था। तीसरा ऑप्शन, विद्यालय आयोजन में मानदंड तथा स्थानिक एवं जनांगीय आयाम को शामिल किया जाता है। विद्यालय आयोजन में मानदंड नॉर्म्स तथा स्थानिक एवं जनांगीय आयाम को शामिल किया जाता है। चौथा है, टोलमेन सिद्धांत के अनुसार नजरी नक्शे में लाल रंग का बिंदु स्कूल जाने वाले बालक को तथा नीले रंग की बाउंड्री स्कूल नहीं जाने वाली बालिका को प्रकट करते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। सही उत्तर किसको माना जाए?
इसमें सही उत्तर है 1 नंबर। 1 नंबर कैसे गलत है, असत्य कथन कैसे हुआ? देखिए, विश्व स्तर पर शाला मानचित्र की अवधारणा 1863 में नहीं 1963 होता तो सही होता। 1863 के स्थान पर यहाँ 1963 लिखा जाता तो सही उत्तर मान लेते। यही असत्य है, बाकी सभी सत्य कथन लिखे हुए हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के उपखंड ग में एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा, इस अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों को इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तीसरा, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% महिलाएं होती हैं। और चौथा ऑप्शन, एसएमसी कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या को आयोजित की जाती है। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? पुनः पढ़ लीजिएगा। विकल्प ए, विकल्प बी या विकल्प सी या विकल्प डी। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है असत्य कथन के संबंध में? तो इनमें सही उत्तर है 2 नंबर। अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों को इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह असत्य कथन है। क्या सत्य था इसमें? धारा 28 की जगह 38 होता तो सही होता। इसमें इस अधिनियम 2009 की धारा 38 में राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं, 28 में नहीं, इसलिए असत्य कथन हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न आ रहा है। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम रेडियो स्टेशन है, जबकि ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक टीवी चैनल है। दूसरा, ज्ञानवाणी से सर्वप्रथम प्रसारण 7 जुलाई 2003 ईस्वी को हुआ था। तीसरा, ज्ञान दर्शन प्रथम की आरंभ तिथि 26 जनवरी 2000 ईस्वी व ज्ञान दर्शन द्वितीय की आरंभ तिथि 26 जनवरी 2003 ईस्वी है। और चौथा, ज्ञान दर्शन प्रथम को एकलव्य चैनल के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों में से जो असत्य है उसको सही उत्तर मान लीजिए। इसमें सही उत्तर कौन सा है, उस सही उत्तर का चयन करें। किसको हम सही उत्तर मानेंगे? तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो है 4 नंबर, विकल्प 4 यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। 4 सही कैसे है? ज्ञान दर्शन प्रथम को एकलव्य चैनल कहा जाता है, ये गलत है। ज्ञान दर्शन प्रथम की जगह पर द्वितीय शब्द होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। ज्ञान दर्शन प्रथम को नहीं, ज्ञान दर्शन द्वितीय को एकलव्य चैनल के नाम से जाना जाता है, वो होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। अगला प्रश्न, एक तरफ लिखी हुई है आरटीई की धारा और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं प्रावधान। कौन सी में क्या प्रावधान असुमेलित है, कथन असत्य कथन के रूप में लिखा हुआ है? पहला है धारा 15 है, वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जा सकेगा,
धारा 15 में लिखा हुआ है कि वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जा सकेगा। धारा 28 में लिखा हुआ है ट्यूशन व निजी स्कूलों में पढ़ाने पर पाबंदी होगी। धारा 22 में लिखा हुआ है विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। और धारा 12 में लिखा हुआ है 25% सीटें, निजी स्कूलों की 25% सीटों का जो मामला है वो धारा 12 में आता है। इनमें से कौन सा असत्य है उसको बताना है। इसमें जो सही उत्तर है वो है 3 नंबर, विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। यह प्रावधान धारा 22 में नहीं किया गया है अपितु धारा 26 में किया गया है। 22 की जगह 26 लिखा हुआ होता तो सही उत्तर माना जाता। 12वां प्रश्न, स्काउट गाइड से संबंधित तथ्य दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा असत्य है। पहला, कोशिश करो ये बनीश कब या बुलबुल का आदर्श वाक्य है। फिर है 25वीं वर्ल्ड स्काउट जंबूरी 2023 में उत्तरी कोरिया में आयोजित होगी। तीसरा, स्काउट गाइड ध्वज की लंबाई 4.5 फीट और चौड़ाई 3 फीट होती है। 24वीं वर्ल्ड स्काउट जंबूरी का आयोजन जुलाई अगस्त 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इन चारों में से जो असत्य है उसको सही उत्तर मान लीजिए। इसमें सही उत्तर है 2 नंबर, 25वीं वर्ल्ड स्काउट जंबूरी का आयोजन 2023 में होगा, लेकिन उत्तरी कोरिया में नहीं, दक्षिणी कोरिया में होगा। उत्तरी की जगह दक्षिणी कोरिया होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। ये असत्यता लिखी हुई, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। 13वां प्रश्न, एक तरफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ उनकी आरंभ होने की तिथियां लिखी हुई हैं। जो असुमेलित है उसको बताना है। पहली है आपकी बेटी योजना, वर्ष 2004-05 में आरंभ हुई। नन्ही कली योजना उदयपुर 2006-07 में आरंभ हुई। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना 2010-11 में आरंभ हुई। और विदेश शिक्षा सहायता योजना 2013-14 में आरंभ हुई। इनमें से जो असुमेलित है उसको सही उत्तर मान लें। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, विदेश शिक्षा सहायता योजना। ये 2013-14 में नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह होना चाहिए 2010-11 है। 2010-11 में इस योजना का आरंभ हुआ था, बाकी सभी सही लिखी हुई हैं। 14वां प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सर्वप्रथम शुरुआत 4 दिसंबर 1957 ईस्वी को जयपुर में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सर्वप्रथम शुरुआत 4 दिसंबर 1957 ईस्वी को जयपुर में हुई थी। फिर दूसरा है जुलाई 1961 ईस्वी में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया और प्रारंभ में खुद का भवन नहीं होने के कारण इसका संचालन नजर बाग कोठी अजमेर में किया गया था। तीसरा ऑप्शन, 1978 ईस्वी में स्वयं का भवन तैयार होने पर इसे वर्तमान में संचालित बहुमंजिला भवन में स्थानांतरित किया गया। और चौथा, इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल 41 सदस्य होते हैं। इन चारों में से जो असत्य है उसको सही उत्तर मान लें। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर,
1978 में स्वयं का भवन तैयार होने पर इसे वर्तमान में संचालित बहुमंजिला भवन में स्थानांतरित किया गया। ये गलत है। गलती क्या है? 1978 गलत है, इसकी जगह होना चाहिए था 1973। 1973 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, तो 78 की जगह 73 होना चाहिए, वो सही होता। मैनेजमेंट का अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न। वर्ष 2019-20 में सर्वप्रथम सामुदायिक बाल सभा वृहद स्तर ग्रामीण चौपाल पर आयोजित की गई थी। इसका आयोजन कब हुआ था? 1 जुलाई 2019 को, 2 जुलाई 2019 को, 21 जून 2019 को या 22 जून 2019 को? सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, 2 जुलाई 2019। 2019-20 के सत्र से सामुदायिक बाल सभाओं का आयोजन ग्रामीण चौपाल पर करवाने का आयोजन किया गया था, और 19-20 की पहली जो ग्रामीण सामुदायिक बाल सभा है वो 2 जुलाई 2019 को आयोजित हुई थी। चलिए अब आते हैं करंट जीके के प्रश्नों पर। करंट जीके का पहला प्रश्न आ रहा है, हाल ही में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में मिस इंडिया 2019 सुमन राव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। बताइए, सुमन राव राजस्थान के किस जिले की रहने वाली हैं? 2019 की मिस इंडिया में सुमन राव ने इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ये राजस्थान के किस जिले की रहने वाली हैं? इसका सही उत्तर है 3 नंबर, राजसमंद। सुमन राव का संबंध राजसमंद से है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? वर्तमान लोकसभा का क्रम 17वां, वर्तमान राजस्थान विधानसभा का क्रम 16वां, सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री क्रम 5वां और अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री क्रम 23वां। कौन सा असुमेलित है? इसमें सही उत्तर 2 नंबर होगा। वर्तमान राजस्थान विधानसभा का क्रम 16वां नहीं है, 15वां है। 16वां की जगह पर 15वां होता तो सही उत्तर मान लेते, लेकिन यहाँ 16वां लिख दिया, इसलिए ये असुमेलित हो गया, असत्य हो गया। 18वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार असुमेलित विकल्प कौन सा है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जिला जालोर। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला डूंगरपुर। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर। और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। सही उत्तर कौन सा है? असुमेलित कौन सा है? इसमें सही उत्तर है 2 नंबर, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला डूंगरपुर नहीं है। डूंगरपुर की जगह क्या होना चाहिए था? जालोर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर है, डूंगरपुर नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, चंद्रयान मिशन 2 के संबंध में असुमेलित विकल्प कौन सा है? चंद्रयान मिशन 2 के संबंध में असुमेलित विकल्प
इसकी प्रक्षेपण तिथि है 15 जुलाई 2019। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान है GSLV संस्करण 03 और ये असफल हो गया था। लैंडर का धरती से संपर्क टूटने की तिथि 8 सितंबर 2019। बताइए इनमें से असुमेलित कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। प्रक्षेपण तिथि 15 जुलाई नहीं 22 जुलाई है। शुरू में 15 जुलाई निर्धारित की गई थी, बाद में किसी कारण से इसे परिवर्तित करके 22 जुलाई 2019 निर्धारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असुमेलित तथ्य कौन सा है? पहला है बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया है। दूसरा, इस योजना के तहत अब 2 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले स्नातक पुरुष बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रतिमाह देय होंगे। इस योजना के तहत महिला व विशेष योग्यजन बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और चौथा है योजना के तहत भत्ता 1 मार्च 2020 से दिया जा रहा है। इनमें से सही कौन सा है? इसका सही उत्तर पुनः एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर किसको माने? इसका सही उत्तर है 4 नंबर। योजना के तहत 1 मार्च 2020 से भत्ता दिया जा रहा है, ये गलत है। 2020 से नहीं, यहाँ 2019 से ही शुरू हो गया था। ये 1 मार्च 2019 से यह भत्ता बेरोजगारों को मिल रहा है। 21वां प्रश्न, वर्तमान राजस्थान विधानसभा में 20 दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार महिला विधायकों की संख्या कितनी है? राजस्थान विधानसभा में वर्तमान महिला विधायकों की संख्या, इसका सही उत्तर 3 नंबर 25। वर्तमान में उपचुनाव आदि संपन्न होने के बाद 25 महिलाएं विधानसभा में हैं। 22वां क्वेश्चन, प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है के कस्तूरी रंगन इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरा, इसमें स्कूली शिक्षा का ढांचा 3+3+3+4 रखा गया है। तीसरा, इसमें वर्ष 2025 तक 5वीं कक्षा एवं उससे ऊपर के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा, इसमें वर्ष 2030 तक 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो असत्य है उसको सही उत्तर मानना है। इसमें सही उत्तर 2 नंबर। इसमें जो स्कूली शिक्षा का ढांचा है
उसको जो रखा गया है, प्रावधान किया है 5 + 3 + 3 और +4 को रखा गया है। 5 + 3 + 3 + 4। 5 कौन सी? पहले नर्सरी, LKG, UKG 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा, फिर पहली दूसरी क्लास, ये 5वीं हो गया। फिर तीसरी चौथी पाँचवीं 3 वर्ष, फिर छठी सातवीं आठवीं 3 वर्ष, और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 वर्ष। इस तरीके से 5 + 3 + 3 + 4 का स्कूली ढांचा रखा गया है। बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है। पहला है, पिनाकी चंद्र घोष भारत देश के प्रथम लोकपाल बनाए गए हैं। PC घोष हैं, ये भारत के पहले लोकपाल बनाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको 27 मार्च 2019 को शपथ दिलाई थी। लोकपाल में कुल 8 सदस्यों में से 6 न्यायिक व 2 गैर न्यायिक सदस्य हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर। लोकपाल में कुल 8 सदस्य होते हैं, ये सही बात है, लेकिन न्यायिक और गैर न्यायिक की बात करें तो दोनों की संख्या 4-4 होती है, 6 और 2 नहीं, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य इसमें लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, यदि अशोक गहलोत अपनी वर्तमान मंत्रिपरिषद का विस्तार करना चाहें तो अधिकतम कितने और नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? वर्तमान में जो है उनको रखते हुए कितने नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, 5 मंत्री। देखिए, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्रिपरिषद के गठन में काम में लिया जाता है। विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, तो उस हिसाब से राजस्थान मंत्रिपरिषद में कुल 30 मंत्रियों को स्थान दिया जा सकता है। वर्तमान अशोक गहलोत मंत्रिपरिषद में 25 सदस्य पहले से हैं, तो वो 5 को और शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक तरफ पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके लेखकों का नाम लिखा हुआ है। जो असुमिलित है उसको बताना है। पहला है, ए बायोमेट्रिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन 12 डिजिट रिवॉल्यूशन, आधार, लेखक हैं शंकर अय्यर। दूसरा, द टर्बुलेंट ईयर्स, श्री रामनाथ कोविंद। फिर एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी। और रेखना मेरी जान उपन्यास, रत्नेश्वर। इनमें से किस पुस्तक के लेखक का नाम असुमिलित है? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। द टर्बुलेंट ईयर्स के लेखक रामनाथ कोविंद नहीं है। हालांकि अन्य राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ये पुस्तक प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रणब मुखर्जी होता तो सही उत्तर मान लेते। रेखना मेरी जान एक ऐसी रचना है जो 2.25 करोड़ रुपए का रॉयल्टी एग्रीमेंट इस पुस्तक के साथ में हुआ है, जिसके कारण से रेखना मेरी जान उपन्यास भी चर्चा में है। ये रत्नेश्वर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? महेंद्र, मही प्लस इंद्र, निष्ठुर, निस प्लस थुर, मंजूषा, मंजू प्लस उषा, दुरम्य, दुर या दुह प्लस रम्य,
जिसमें सही संधि विच्छेद कर दिया है उसको सही उत्तर मानना है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। दुरम्य, दुर या दुह प्लस रम्य, ये सही लिखा हुआ है। बाकी उरु में क्या गलती है? मही में ही छोटा नहीं आता, ही बड़ा आता है, ये होता तो सही होता। निष्ठुर का संधि विच्छेद नी प्लस स्थुर होता है, निस प्लस थुर नहीं, नी प्लस स्थुर होता तो सही होता। और मंजूषा का जो संधि विच्छेद है, मंजू में ऊ बड़ा नहीं आता, मंजू में ऊ छोटा आता है, मंजू प्लस उषा ऐसा लिखा होता तो सही उत्तर माना जाता। तो 4 नंबर को सही उत्तर मान लेंगे। दुरम्य, दुर्रम्य ये सही लिखा हुआ है। 27वां क्वेश्चन, किस विकल्प में अपूर्ण सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पहला है वह लड़का बहुत होशियार है या था। हमने रमेश को हमारा अध्यक्ष चुना है या चुना था। वह बच्चा 2 घंटे से रो रहा है या रो रहा था। और राधा 2 घंटे से पाठ पढ़ रही थी या पढ़ रही है। इनमें से अपूर्ण सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। हमने रमेश को हमारा अध्यक्ष चुना। देखिए, मानना, चुनना, समझना, बनाना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इनमें चुनना क्रिया का प्रयोग हो गया तो ये अपूर्ण भी है और सकर्मक भी है। क्या चुना? अध्यक्ष पूरक शब्द है ये। और किसको चुना? रमेश को, ये कर्म है तो ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। वह लड़का बहुत होशियार है, इसमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण है, अकर्मक है। वह बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ये पूर्ण अकर्मक क्रिया है, पूर्ण अकर्मक। और राधा 2 घंटे से पाठ पढ़ रही है, ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, अपूर्ण सकर्मक। तो इसमें 2 नंबर सही हो गया। 28वां, किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं लिखे गए हैं? पहला, नग्न का वेष्टित, उदार का कुटिल, रेजू का वक्र। दूसरे ऑप्शन में अटल का डांवाडोल, निद्रा का सुषुप्ति, धृष्ट का विनीत। तीसरे में आकुंचन का संकुंचन, विधुर का सधुर, वृद्धि का ह्रस्व। चौथे में कुलदीप का कुलांगार, उद्यमी का आलसी, बैर का प्रीति। सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है 3 नंबर। आकुंचन का संकुंचन नहीं, प्रसारण होता है। आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना। विधुर का सैधुर नहीं होता, विधुर का होता है अविधुर, विधुर का विलोम अविधुर होगा। और वृद्धि का ह्रस्व नहीं होता, वृद्धि का विलोम होता है ह्रास, वृद्धि ह्रास, ये सही उत्तर माना जाता। 29वां क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? जो सभी शुद्ध हैं वो चयन करना है। पहले में है मुहूर्त, नूपुर, वधू, विधु, एरावत, निहारिका। दूसरे में स्वादिष्ट, न्यौछावर, उपलक्ष्य, अंतर्धान, वापिस। फिर पाश्विक, धात्विक, आणविक, महत्व, कर्तव्य, उपरोक्त।
और चौथे में मनोकामना, मनोचिकित्सक, अधोपतन, नवरात्रि, शंभु। इनमें से सभी के सभी शुद्ध गुण से हैं। इसका सही उत्तर 1 नंबर। मुहूर्त, नूपुर, वधु, विधु, एरावत, निहारिका सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। स्वादिष्ट में टे की जगह पर ठे होता तो सही होता। न्यूछावर में सिंगल मात्रा सही होती। उपलक्ष्य की जगह उपलक्ष्य होता तो सही होता। अंतर्धान सही लिखा हुआ है, वापिस की जगह वापस होना चाहिए था। तीसरे में पाश्विक, धात्विक, आणविक, इनमें सभी में पूरा से पाश्विक का शुद्ध रूप होता है पाशविक, पशु प्लस इक से पाश्विक ऐसे लिखा जाएगा। धात्विक में भी तय पूरा होता है धातु प्लस इक में प्रत्यय के अनुसार धात्विक सही होगा। आणविक शब्द भी देखें तो आणविक में भी ण पूरा होना चाहिए। आणविक ऐसा शब्द होता तो सही होता। महत्व में जो स्थिति आती है उसके अनुसार महत्व में आधे आधे तय 2 बार लिखे जाएंगे, ऐसे लिखा जाता तो सही होता। कर्तव्य में एक ही तय प्राय लिखते हैं, कर्तव्य वाला रूप ये सही होगा। और उपरोक्त नहीं, उपरोक्त की जगह उपर्युक्त शब्द होता है वो सही होता है। चौथे में मनोकामना गलत है, इसकी जगह शुद्ध शब्द होना चाहिए मनः कामना। मनोचिकित्सक की जगह मनस चिकित्सक, मनस चिकित्सक ऐसे होता तो सही होता। अधोपतन की जगह अधः पतन। नवरात्रि की जगह नवरात्र। और शंभु में ऊ छोटा, बड़ा नहीं आता, छोटा होता तो सही होता। तो 1 नंबर वाले सभी सही हैं। अंग्रेजी के क्वेश्चन आ रहे हैं अगले। इन विच ऑप्शन द करेक्ट वॉइस इज नॉट चेंज्ड। किस विकल्प में सही वॉइस परिवर्तन नहीं किया गया है। एक तरफ एक्टिव वॉइस है, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। पहला, सरोज हैड डिसीव्ड मी, इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है आई हैड बीन डिसीव्ड बाय सरोज। दूसरा, आई नो योर फादर, इसमें है योर फादर वाज नोन बाय मी। फिर योगिता इज ड्राइविंग ए कार, पैसिव वॉइस है ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय योगिता। फिर दिस न्यूज शॉक्ड मी, चेंज्ड है आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज। इसमें सही उत्तर कौन सा हो, किसमें सही वॉइस परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। 2 नंबर कैसे, आई नो योर फादर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा योर फादर वॉज नॉन बाई मी, नहीं टू मी। नॉन के साथ टू का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में, तो योर फादर वाज नॉन टू मी होता तो सही उत्तर माना जाता। 31वां क्वेश्चन, इन विच ऑप्शन द करेक्ट नरेशन इज नॉट चेंज्ड। किसमें सही नरेशन नहीं बदला गया है। एक तरफ डायरेक्ट नरेशन है, एक तरफ इनडायरेक्ट नरेशन है। पहला है मोहिनी सेड टू मी आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। इसको बनाया गया मोहिनी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू लर्न इंग्लिश। दूसरा है सुप्रिया सेड आई हैव ए बाइक, इसको बदला गया है सुप्रिया सेड दैट शी हैड ए बाइक। फिर महेश सेड टू मी यू कैन नॉट गो जस्ट नाउ,
इसको बनाया गया है महेश टोल्ड मी दैट आई कुड नोट गो जस्ट देन। और चौथा है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। इसको बदला गया ही रिमार्क्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। कौन से में सही नरेशन चेंज नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, मोहिनी सेड टू मी आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। इसमें क्या गलती है? गलती है मोहिनी टोल्ड मी दैट सी वांटेड, ये गलत है। आई वांटेड ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए था, तो इसमें सी के आगे हैड और होता, सी हैड वांटेड टू लर्न इंग्लिश, तब सही माना जाता। अगला क्वेश्चन, इन विच सेंटेंस द करेक्ट आर्टिकल ऑब्लिक डिटरमिनर इज नॉट यूज्ड। पहला है ही वॉज ए यूरोपियन, चेतन गोट द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड पिंक सिटी, इट वाज एन वन साइडेड लव। कौन सा आर्टिकल सही नहीं लगाया गया है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, ONE का उच्चारण वन हो गया, व्यंजन से उच्चारण शुरू हो गया तो यहाँ एन नहीं आएगा, ए का प्रयोग ही से रहेगा। इट वाज ए वन साइडेड लव, ऐसा होता तो सही माना जाता। अगला प्रश्न, इन विच ऑप्शन द करेक्ट एंटोनिम इज नॉट रिटन। पहला है अबेंडन, कंटिन्यू और एब्यूज, प्रेज, डीप, सेलो, काम, नोइजी, लैंड, बोरो, गेस्ट, होस्ट, एवर, डेली, जूनियर, सबॉर्डिनेट। इनमें से सही कौन सा है? किसमें सही विलोम शब्द नहीं लिखे गए हैं, एंटोनिम विलोम शब्द? सही उत्तर है 4 नंबर, एवर का डेली नहीं होता, एवर का एंटोनिम होगा नेवर, एवर यानी सदैव, नेवर यानी कभी नहीं। और जूनियर का होगा सीनियर, जूनियर कनिष्ठ, सीनियर वरिष्ठ, ये होता तो सही होता। अगला प्रश्न, जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के वेग पर, वस्तु के त्वरण पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। फिर यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? परमाणु क्रमांक 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो उसका जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या बतानी है, क्रम से है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, इलेक्ट्रॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है और प्रोटॉन 11 है।
अगला प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बंद होता है। पहला है सह संयोजक, दूसरा आयनिक, तीसरा उप सह संयोजक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर आयनिक। फिर आनुवंशिक भिन्नताओं को उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग अधिक होता है? ऑप्शंस हैं बहुगुणिता, संकरण, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक यांत्रिकी। इसमें सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर माना जाएगा उत्परिवर्तन। 3 नंबर विकल्प उत्परिवर्तन सही उत्तर होगा। उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न राजनीति विज्ञान से संबंधित। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्ति में वे उनको सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। अब बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, दूसरा 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1 और 2। इनमें से सही कथन कौन सा है? सही उत्तर है 2 नंबर 2 और 3। प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में उनको सहायता प्रदान करते हैं, सही है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों में वे राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है। 2 और 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ये 4 कथन दिए गए हैं। अब बताएं इनमें से सही कौन से हैं? पहला और दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, या दूसरा, तीसरा और चौथा, या पहला, दूसरा और चौथा। इनमें से सही कौन से हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में किसको शामिल किया जाए? तो सही उत्तर है 4 नंबर 1, 2 और 4। ये कथन इसमें शामिल किए जा सकते हैं। 4 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? तो सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय देता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलती है या राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है। सही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तावना में मिलती है, ये सत्य है। चलिए अगला प्रश्न। एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। इसका सही उत्तर 4 नंबर, 72 घन बनाए जा सकते हैं। 4 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। सही उत्तर 3 नंबर 240 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न। यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के शून्यांक a माइनस बी ए प्लस बी हो, तो b किसके बराबर है? हालांकि मैथ्स को निकालने में टाइम लगता होगा, फिर भी थोड़ी गति तीव्र रखनी होगी हमें। इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा -2 माइनस √2। फिर एक बंटन की माध्यिका 42 एवं समांतर माध्य 40 है, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? इसका सही उत्तर 46, 3 नंबर। बहुलक निकालने का फार्मूला होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका को कर देंगे तो 3 इंटू 42 और माध्य है 40, तो 2 इंटू 40। 3 इंटू 42 का मतलब हो गया 126 और 2 इंटू 40 का मतलब 80। 126 में से 80 माइनस करेंगे तो 46। ये सही उत्तर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। माध्यिका का मान आवृत्ति चित्र से प्राप्त हो सकता है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, या उक्त सभी सही हैं। इसका सही उत्तर 3 नंबर। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, ये सही होगा। 47वां क्वेश्चन। 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका माध्य सही उत्तर होगा 3 नंबर 6.5। 1 से 12 तक है तो 1 + 12/2 हो गया 13/2, तो भाग देंगे तो 6.5 आ जाएगा। 48वां क्वेश्चन। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? वर्ग की ऊपरी सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर
उस वर्ग का वर्ग अंतराल कहलाता है। किसी सांख्यिकी श्रेणी में विचर के उच्चतम एवं निम्नतम मान के अंतर को परास कहते हैं। प्रत्येक मूल्य या वर्ग के आंकड़ों या पदों की संख्या को उसकी संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता बंटन को से कम या से अधिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनमें से असत्य कौन सा है ये बताना है। असत्य कथन कौन सा है इसको बताना है। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है। वर्ग की ऊपरी सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर उस वर्ग का वर्ग अंतराल कहलाता है। किसी सांख्यिकी श्रेणी में विचर के उच्चतम एवं निम्नतम मान के अंतर को परास कहते हैं। प्रत्येक मूल्य या वर्ग के आंकड़ों या पदों की संख्या को उसकी संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता बंटन को से कम या से अधिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर। प्रत्येक मूल्य या वर्ग के आंकड़ों या पदों की संख्या को उसकी संचयी बारंबारता कहते हैं। ये गलत है। अगला, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों तो जिनके मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 हो तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 378 सिक्कों में 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात है 13, 11, 7 क्रम से। तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। इसका सही उत्तर 3 नंबर 132। 50वां, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो तो मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा कौन सी होगी। घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है तो मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा बतानी है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर उत्तर दिशा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। सारणी आपके सामने है तो लुप्त अक्षर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर एम। देखिए 3 और 2 5, 5वां अक्षर होता है ई। 5 और 4 9, 9वां अक्षर है आई। 9 और 8 17, 17वां अक्षर है क्यू। तो 7 और 6 13, 13वां अक्षर होता है एम। 13वां अक्षर कौन सा है एम। 52वां क्वेश्चन, एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। नीला पृष्ठ सफेद के आसन है, निकट है, तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन है। तो हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग कौन कौन से हैं। हरे पृष्ठ के आसन 4 रंग कौन कौन से हैं। आप प्रश्न सुन लें, फिर अलग से अपने रफ को वीडियो बंद करके अलग से अपनी रफ कॉपी पर निकाल सकते हैं, फिर वापस वीडियो चालू कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा
1 नंबर लाल, काला, भूरा और सफेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आकृति आपके सामने है और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। वही तरीका, वीडियो थोड़ी देर बंद करके सीधा देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर 22। इसमें 22 त्रिभुज बने हुए हैं, निकाल के देख लेना। 54वां क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोसीज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसीज। जीडीपी किसी की गिरती है, किसी की उठती है देशों में। इसका सही उत्तर है 2 नंबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निम्न में से असत्य कथन है? जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना छमाही आधार पर होती है। ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर होनी आवश्यक हैं। भारत में जीडीपी के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनमें से असत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर। भारत में जीडीपी गणना छमाही नहीं, तिमाही आधार पर होती है। छमाही की जगह तिमाही होता तो सही उत्तर माना जाता। आ जाइए ज्योग्राफी पर। एक तरफ बांध, झील और तालाब लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित जिला लिखा हुआ है। पहले है बंद बारेठा या अवार सागर, भरतपुर में है। जाखम बांध या भंवर सेमला, प्रतापगढ़ में है। हेमावास या बानियावास, पाली में है। नंद संबंध अगरिया, उदयपुर में है। इनमें से असुमिलित कौन सा है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर नंद संबंध अगरिया उदयपुर में नहीं, राजसमंद में है। यहाँ राजसमंद होता तो सही उत्तर माना जाता। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अन्य राज्यों व पाकिस्तान को स्पर्श करती है? अन्य राज्य भी हैं और पाकिस्तान भी हैं। कितने जिले राजस्थान के ऐसे? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के सीमा पर स्थित हैं। अन्य राज्यों को भी स्पर्श करते हैं, साथ में पाकिस्तान को भी स्पर्श करते हैं। फिर राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी में आने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है? कुब्बड़ पट्टी में कौन से जिले आते हैं? इसका सही उत्तर 3 नंबर नागौर व अजमेर। नागौर व अजमेर। अगला है राजस्थान की गैस आधारित विद्युत परियोजना है। गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर अंता। अंता विद्युत परियोजना गैस पर आधारित परियोजना है। फिर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका सही उत्तर है 3 नंबर जैसलमेर। 3 नंबर जैसलमेर। फिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में कौन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में, शारदा पीठ द्वारका गुजरात में, ज्योतिष पीठ प्रयाग में, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, ज्योतिष पीठ प्रयाग में नहीं है, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। प्रयाग की जगह बद्रीनाथ होता तो सही उत्तर मान लेते। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मरु उत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर में, ऊंट उत्सव बीकानेर में और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में। आपको बताना है कि कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम क्या है, कौन सा पहले आता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस क्रम में बताना है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, 3, 1, 2, 4। ऊंट उत्सव बीकानेर में जनवरी में होता है, फिर मरु उत्सव जैसलमेर में फरवरी में होता है, हाथी उत्सव जयपुर में मार्च में होता है और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में जून में मनाया जाता है। तो यहाँ 4 नंबर वाले को सही उत्तर मान लेंगे। 63वां क्वेश्चन, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। कौन से अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ मिलता है? इसका सही उत्तर 1 नंबर, शीला अभिलेख फर्स्ट। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। बंगाल का सिपाही विद्रोह है, कच्छ का विद्रोह है, वेलूर का सिपाही विद्रोह है, संथाल विद्रोह है और कोल विद्रोह है। क्रमानुसार व्यवस्थित करना इनको। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। देखिए 1 नंबर सबसे पहले बंगाल का विद्रोह है 1764 में हुआ। फिर वेलूर का विद्रोह जो है, वेलूर का विद्रोह 1806 में हुआ। उसके बाद में कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ। फिर संथाल का विद्रोह ये 18 फिर उसके बाद में 5 कोल का विद्रोह पहले 1831 में हुआ और फिर संथाल का विद्रोह है वो 1855 में हुआ। इसलिए यहाँ 1 नंबर विकल्प को सही उत्तर मान लिया जाएगा। अगला है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कौन से अधिवेशन में ऐसा कहा गया था? इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। सही उत्तर है 4 नंबर, कराची अधिवेशन 1931। फिर है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्बुल फज्जल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना या फैजी? इसका सही उत्तर 2 नंबर, अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर माउंट बेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की,
देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, सत्ता के हस्तांतरण की। अगला क्वेश्चन, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित करने वाले कौन हैं? सही उत्तर है, ऑप्शन है पहले जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी। यहाँ 1 नंबर जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर होगा। निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई थी? प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त, शांति घोष या बीना दास? सही उत्तर है 4 नंबर बीना दास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने ईसाई धर्म का स्वतः अध्ययन कर 1820 ईस्वी में ईसाई धर्म पर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने 1824 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, या इनके प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सरकार ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पास किया था। इनमें से असत्य कथन बताना है, कौन सा असत्य है? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, 1824 में नहीं 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। 1824 की जगह 14 होता तो सही उत्तर मान लेते। फिर निम्न में से असुमेलित विकल्प है? न्याय दर्शन गौतम का, सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण का, वेदांत दर्शन बादरायण का, मीमांसा दर्शन जैमिनी का? कौन सा असुमेलित है? सही उत्तर है 2 नंबर, सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण का नहीं है, ये कपिल मुनि का है। ईश्वर कृष्ण की जगह कपिल मुनि होता तो सही उत्तर कर देते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित विकल्प है? एक तरफ है राजस्थान की छावनी, दूसरी तरफ क्रांति का सूत्रपात करने की तिथि। नसीराबाद में 28 मई 1857, नीमच में 3 जून 1857, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 और कोटा का विद्रोह 12 अक्टूबर 1857। कौन सा असुमेलित है? सही उत्तर होगा 4 नंबर, कोटा का विद्रोह 12 अक्टूबर को नहीं, 12 की जगह पर 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। 15 होता तो सही होता। फिर निम्न में से डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी की स्थापना में किसका योगदान नहीं है? हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर आचार्य, पंडित लादूराम व्यास? कौन इनमें से संबंधित नहीं है डूंगरपुर प्रजामंडल में? सही उत्तर होगा 4 नंबर, पंडित लादूराम व्यास। अगला, निम्न में से शिवाजी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये सत्य पूछा, बाकी असत्य पूछ रहे थे। इन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया था। मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान की थी। पुर्तगालियों व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा था।
पूना को अपनी राजधानी बनाया था? इनमें से सही उत्तर कौन सा है? 2 नंबर, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान की थी, ये सही कथन है। निम्न में से असुमिलित विकल्प, एक तरफ पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखा हुआ है, असुमिलित कौन सा है वो बताना है। प्रबंध कोश राजशेखर की, लीलावती भास्कराचार्य की, बृहत कथा मंजरी सोमदेव की, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की। इसका सही उत्तर सी, बृहत कथा मंजरी सोमदेव की नहीं है, ये सेमेंद्र की रचना है। तो ये अपना जीके का मॉडल पेपर है। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य लिखें। जितना अधिक आप शेयर करोगे उतना ही अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। कहीं ये मन न सोचें कि मैं शेयर कर दूंगा तो मैं रह जाऊंगा, दूसरे वाला पास हो जाएगा। अधिक से अधिक फायदा मिले इसलिए शेयर करते रहें। धन्यवाद।